So welcome all of you guys for day 2 of GST marathon, that is दिव्य जड़ी बूटी प्रैक्टिस सेशन। अभी अपने दिव्य जड़ी बूटी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किए हैं। येस्टरडे डे 1 था और डे 1 में अपने ओवरव्यू ऑफ जीएसटी और चार्ज ऑफ जीएसटी का डीजेबी मतलब दिव्य जड़ी बूटी बुक, वन स्टॉप सोल्यूशन बुक फॉर ऑल योर क्वेरीज ऑफ जीएसटी। अभी तो अपने इनडायरेक्ट टैक्स सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आगे डायरेक्ट टैक्स का भी सेशन होगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको एक बुक चाहिए एक्सक्लूसिवली सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी के लिए, सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए बुक अवेलेबल हो गया है। सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल हो गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। वन स्टॉप सोल्यूशन बुक इज रेडी फॉर ऑल ऑफ यू, जहां पे सारे अपडेटेड क्वेश्चंस, ओवर 500 क्वेश्चंस है देयर। जितने भी पास्ट टर्म पेपर्स है उसके सारे क्वेश्चंस मैंने एक्यूमुलेट कर दिया एक पर्टिकुलर वन स्टॉप सोल्यूशन बुक में, और इसी का हम प्रैक्टिस सेशंस भी डेली कल से स्टार्ट किए। आज हमारा डे 2 है एज यू कैन सी, और आज हमारा चैप्टर का नाम है सप्लाई। आज अपनी क्या डिस्कस करने वाले हैं? सप्लाई। एज यू कैन सी आज अपना चैप्टर का नाम है सप्लाई। सप्लाई से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है जिसने जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में कुछ रेलिवेंट क्वेश्चंस है, कुछ इंस्टीट्यूट के पास्ट टर्म पेपर्स, रिविजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, ये सब का कॉम्बिनेशन का पूरा क्वेश्चन विद सॉल्व्ड आंसर आपके इस मैट में दिया हुआ है। ठीक है, तो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी सेशन ऑफ सप्लाई, एंड मैं आशा करता हूं कि ये सेशन से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। एंड आपका जितना भी माइंड में क्वेरी है कि सर अगर हम कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ रहा है बट हमें कुछ प्रैक्टिस भी करा दो, तो गाइस इसी के लिए मैं एक इनिशिएटिव लिया हूं स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो जीएसटी पढ़ रहे हैं, बिकॉज जीएसटी एक नया सब्जेक्ट है। जीएसटी थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो थोड़ा सा क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जब आप कोई क्वेश्चन का आंसर ठीक से कर पाते हो, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे एलिवेट हो जाता है। ठीक है ना। इट इज सीएमए इंटर 2। मैं समझा नहीं आपका समझा मतलब अवानी आईडीटी का अपने कर रहे हैं। एंड ये सीए इंटर स्टूडेंट्स आप भी ये सब सेशंस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि खाली सीएमए इंटर ही करेंगे, सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। एंड सीए इंटर का भी दिव्य जड़ी बूटी बुक बहुत जल्दी हम पब्लिश करने वाले हैं, बहुत फॉर बोथ डीटी एंड आईडीटी फॉर the relevant term which is coming term, that is May 21 as well as for November 21 examinations के लिए बुक एप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है, तो गाइस चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर सप्लाई, एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस क्लास। गाइस सप्लाई चैप्टर में अपने को क्या एग्जैक्ट, मैं आपको शॉर्ट 2 मिनट्स में इसका एक समरी बता देता हूं अगर आपको याद नहीं है तो। सप्लाई चैप्टर में क्या मेन अपने पढ़े थे? सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8, ये 2 सेक्शन है सप्लाई में। जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट सप्लाई होता है। अगर आप कुछ भी करो, अगर जीएसटी लगना है तो सप्लाई नहीं कर रहे तो जीएसटी नहीं लगेगा। उस सप्लाई को समझने के लिए 2 सेक्शन दिया गया, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। सेक्शन 7 बात करता है व्हाट इज द स्कोप ऑफ सप्लाई, सप्लाई में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, क्या क्या एक्सक्लूडेड होगा। उसके साथ सेक्शन 7 में 3 शेड्यूल्स का भी मेंशन किया हुआ है, शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल 1 बात बताता है कौन कौन से एक्टिविटीज ट्रीटेड टू बी सप्लाई होंगे इवन इफ इट इज विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो इससे 4 एक्टिविटी है जो अपने डिस्कस करेंगे। शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटी है जो सप्लाई माना जाएगा इवन इफ इट इज विदाउट एनी कंसिडरेशन, बिकॉज शेड्यूल सप्लाई मानने के लिए 2 टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेशन एंड बिजनेस। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। अगर वो ट्रांजैक्शन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है तो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। अगर सर कंसिडरेशन नहीं है तो भी सप्लाई माना जा सकता है, इसका एक्सेप्शन है शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल नंबर 1 में वो 4 एक्टिविटी है। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, वो बिजनेस एसेट पे जिसमें आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ही नहीं लिया, उसको आपने अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया और उस पर अगर आप परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो उस पर डीम टू बी जीएसटी हो जाएगा, डीम टू बी सप्लाई हो जाएगा, उस पर जीएसटी लगेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ाया जाएगा कि किस वैल्यूएशन के हिसाब से आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर शेड्यूल 2 ऐसा बात करता है कौन कौन से एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज आइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, क्या मेरा वीडियो रुक गया है क्या? प्लीज एक बार देखो। क्या मेरा वीडियो रुक गया है क्या? प्लीज एक बार चेक करिए। दिलीप सिंह राठौड़, good evening sir, I am Punenja Singh Rathore from Jodhpur. Really sir, you are making such hard work and sincere efforts to take revision all over the world. Really sir, hands up to you. Thank you so much दिलीप। अवानी ठक्कर, ओके क्लियर है। ओके, मेरे को लग रहा है कि मेरा क्लियर नहीं है क्योंकि मेरे को सामने वो बफरिंग दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ठीक है बॉस, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस सर, रुक गया है, पहले ग्लिचेस था।
मैं अभी कंफ्यूज हो गया हूँ, प्लीज मुझे को बताइए कैसा लग रहा है, अभी मेरे को खुद को देखना पड़ेगा। अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो मेरे को खुद को ही देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मेरे को तो ठीक ही लग रहा है, फाइन। कस्टम्स एंड एफटीपी के क्वेश्चंस, एफटीपी आपके फाइनल लेवल के टॉपिक में है, वो फाइनल लेवल में डिस्कस होगा, अगर समय मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। हाँ, कस्टम्स डिस्कस करेंगे अपने, कस्टम्स भी आपका डीजेबी का ही पार्ट है, ठीक है। ओके गाइस, सो आई वाज कमिंग टू शेड्यूल नंबर 2। तो शेड्यूल नंबर 2 में वो सारे एक्टिविटीज ट्रीटेड जो आइदर है सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वो जो शेड्यूल 2 में मेंशन्ड है कि सर अगर सप्लाई होगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो थर्ड बात है शेड्यूल नंबर 3, एक्टिविटीज विच इज नीदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वो शेड्यूल 3 में मेंशन है गाइस। कौन कौन से एक्टिविटीज में आप जीएसटी नहीं लगाएंगे, जो नॉन जीएसटी माना जाएगा, वो शेड्यूल 3 अपने को बताएगा, ठीक है। तो सेक्शन 7 में अपने पढ़े स्कोप ऑफ सप्लाई क्या होता है, 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c), उसके साथ अपने को 2-3 शेड्यूल पढ़ना है, 3 शेड्यूल पढ़ना है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। सेक्शन 8 बात करेगा कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई के बारे में। अगर आपको याद है कि अगर आप 2 और मोर सप्लाईज कर रहे हो, अगर फॉर अ सिंगल प्राइस, और अगर वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है तो उसको मिक्स सप्लाई बोलते हैं, और अगर सिंगल प्राइस में नहीं कर रहे हो, एक प्रिंसिपल सप्लाई है और दूसरा बाकी एंसिलरी सप्लाई, तो उसको अपने कॉम्पोजिट सप्लाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने एक बेसिक है पूरा सप्लाई चैप्टर का। देखिए सप्लाई चैप्टर तो अभी पढ़ाने के लिए नहीं बैठा ऑनेस्टली, बट सप्लाई चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं एक छोटा सा किक स्टार्ट देना जरूरी है, ताकि आप एक चैप्टर को रिकॉल कर पाओ कि हाँ सर ये सेक्शन अपने पढ़े थे रेगुलर क्लासेस में, या फिर अभी आपका क्लासेस चल रहा है, तो आपको डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो अभी अपने इसका चलिए सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने आते हैं सप्लाई चैप्टर के स्टडी मैट, ठीक है। सबसे पहले अपने आते हैं सप्लाई चैप्टर के स्टडी मैट का पहला नंबर सन, लेट्स सी। क्राउन बियर्ड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सप्लाइज रॉ मटेरियल्स टू अ जॉब वर्कर करीना लिमिटेड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। After completing the job work, the finished product of rupees 5,000 beer bottles are returned to Crown Beers India Private Limited, putting the retail sale price as 200 rupees on each bottle inclusive of duties and taxes। बोलना ये चाह रहा है कि क्राउन बियर्स बोल के कंपनी है जिन्होंने करीना लिमिटेड, जो कि एक जॉब वर्कर है, जॉब वर्कर याद है शेड्यूल 2 में अपने पढ़े थे, जो कि दूसरों के लिए दूसरे के गुड्स के ऊपर अपना कुछ सर्विस देते हैं, उसको अपने बोलते हैं जॉब वर्कर। जो जॉब वर्क करते हैं उनको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। करीना लिमिटेड को रॉ मटेरियल दिया गया फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आफ्टर कंप्लीटिंग द जॉब वर्क, द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ 5,000 बियर बॉटल्स क्राउन बियर्स को रिटर्न किया गया, जिसमें रिटेल सेल पैकिंग 200 रुपए का था। करीना लिमिटेड ने 100 रुपीज पर बॉटल चार्ज किया जॉब वर्क चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फ्रॉम क्राउन बियर्स इंडिया लिमिटेड। देखिए आपको कंफ्यूज कर दिया कि करीना लिमिटेड क्या कर रहा था, वो एक जॉब वर्कर था, वो एक कंपनी से रॉ मटेरियल लिया और रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन किया फॉर अ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आपको चार्ज ऑफ जीएसटी में पढ़ा गया था कि सेक्शन 9(1) टॉक्स अबाउट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगता अगर आप अल्कोहलिक लिकर बेच रहे हो। लेकिन क्या इस केस में करीना लिमिटेड अल्कोहल लिकर बेच रही है? नहीं सर, करीना लिमिटेड तो सर्विस दे रही है उस रॉ मटेरियल के ऊपर जो कि क्राउन बियर्स इंडिया ने उसे सप्लाई किया था। तो करीना लिमिटेड जो इस केस में कर रही है वो क्या कर रही है, सप्लाई ऑफ सर्विस कर रही है। क्या कर रही है, सप्लाई ऑफ सर्विस। और करीना लिमिटेड क्या चार्ज कर रही है, जॉब वर्क चार्जेस चार्ज कर रही है, जिसका प्राइस पर बॉटल है 100 और टोटल बॉटल्स कितना है 5,000 बियर बॉटल्स। तो 5,000 के ऊपर अपने को 100 रुपीज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच विल गिव अस 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज विल बी माई एक्चुअल वैल्यू विच आई एम चार्जिंग टू क्राउन बियर्स इंडिया, और उसके ऊपर 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी करके अपना टोटल आंसर आ जाएगा 45,000 ईच सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो ये रहा पूरा का पूरा जीएसटी लाइबिलिटी फॉर करीना लिमिटेड जो कि एक जॉब वर्कर है। अगर समझ में आया तो फटाफट रिप्लाई करके बताओ कि आपको समझ में आ गया है। फटाफट मेरे को रिप्लाई चाहिए तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो स्टडी मैट का पहला सवाल अपने क्लियर किए सर, बहुत अच्छा लगा। सप्लाई का एक पार्ट तो अपने को समझ में आया इससे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राज बीइंग एन ओनर ऑफ अ शॉप इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। राज एक शॉप का ओनर है, राज एक शॉप का ओनर है, उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है। ही इज डिसाइडेड टू क्लोज द बिजनेस। अब वो सोच रहा है कि वो बिजनेस बंद करने वाला है। ओ माय गॉड। एट द टाइम ऑफ डी रजिस्ट्रेशन, जब वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहा था, बेसिकली जब वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा रहा था, तो इन दिस केस
ही हैज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 15 लाख। उस केस में उसके पास 15 लाख का क्या था, 15 लाख का उस केस में उसके पास क्लोजिंग स्टॉक था, 15 लाख का उसके पास क्लोजिंग स्टॉक था। तो अगर उसके पास 15 लाख का क्लोजिंग स्टॉक था तो मिस्टर राज ने फाइनल जीएसटी रिटर्न में शो किया कि सप्लाई, मिस्टर राज फाइनल जीएसटी रिटर्न विल शो हिज सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द लास्ट टैक्सेबल पीरियड प्लस स्टॉक इन हैंड ऑफ रुपीज 15 लाख। बेसिकली आपको रिटर्न चैप्टर में समझ में आएगा और रजिस्ट्रेशन में मैंने समझाया था कि अगर आप कैंसिलेशन कराने के लिए जाते हो रजिस्ट्रेशन तो आपको एक फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। वो आपको रिटर्न चैप्टर में क्लैरिटी आएगा कि फाइनली जब आप जीएसटी से अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हो गाइस तो आपको जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन, मतलब फाइनली जब अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हो तो आपको उस समय एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है जिसको अपने बोलते हैं फाइनल रिटर्न, जो 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको फाइल करना पड़ता है जिस दिन आपका ऑर्डर आया है ऑफ कैंसिलेशन, राइट। तो इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ता है और फाइनली आप सारा अपना डिस्क्लोजर देते हो कि आपके पास कितना क्लोजिंग स्टॉक था, आपके पास जो स्टॉक था उसका आपने क्या किया, आपके पास कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट था वगैरह वगैरह। यहां पर आपसे पूछ रहा है बताओ कि अगर राज के पास जब उसने रजिस्ट्रेशन के लिए कैंसिलेशन के लिए सोचा तो 15 लाख का क्लोजिंग स्टॉक था। तो गाइज अगर आपको याद होगा शेड्यूल 2 में आपको पढ़ाया गया है कि इफ अ बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड एंड इफ अ पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन इन दैट केस व्हाटएवर गुड्स ही हैज इज डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। तो इस केस में 15 लाख जो होगा वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी लग जाने वाला है, उसके ऊपर जीएसटी लग जाने वाला। अब इसमें गाइस एक पॉइंट आता है, सोचो ये क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर जब मिस्टर राज खरीदा था उस समय कुछ जीएसटी का वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया। सोचो अगर मान लीजिए जब ये क्लोजिंग स्टॉक जब मतलब बेसिकली जब ये गुड्स खरीदा, अगर मान लो वो उस समय जीएसटी का इनपुट इस पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं लिया, अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा होता है, ये मैं आपके साथ ऐसे ही एडिशनली डिस्कस कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि नहीं क्लोजिंग स्टॉक जब वो परचेज किया उसमें वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है, तो अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया तब जाके आप उसको डीम टू बी सप्लाई नहीं मानते, तब जाके आप इस पर जीएसटी नहीं लगाते क्योंकि उसने इनपुट नहीं लिया है सर। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक में इनपुट नहीं लिया तो आउटपुट में भी जीएसटी नहीं लगेगा। आउटपुट डीम टू बी सप्लाई इसीलिए किया गया इन अ केस वो भी एक तरीके से शेड्यूल 1 में गिर जाता है कि आपने बिजनेस एसेट यानी आपका जो स्टॉक है उसको आपने ट्रांसफर किया अपने कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, वो डीम टू बी क्या माना जाता है, विदाउट एनी कंसिडरेशन भी अगर आपने किया उसके लिए आपको पैसा मिले तो भी वो जीएसटी चार्जेबल होता है। तो दोनों प्रोविजंस को मैंने कनेक्ट किया ताकि आप समझ पाओ कि हाँ डीम टू बी सप्लाइड भी है और शेड्यूल 2 वाला प्रोविजन भी है। बिकॉज शेड्यूल 2 कभी ये नहीं बोल सकता आपको कि आप सप्लाई हो, शेड्यूल 2 बस ये बोल सकता है कि आइदर यू आर अ सप्लाई ऑफ गुड्स और अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। प्लीज अगर समझ में आया तो प्लीज फटाफट मेरे को रिप्लाई करके बताओ कि आपको समझ में आया है। आपका रिप्लाई मुझे फटाफट इमीडिएट बेसिस पे चाहिए। आई होप मेरा वॉइस ऑडिबल है, मेरा वीडियो ऑडिबल है, प्लीज चेक करके मेरे को बता दो फिर से, ठीक है। यही प्रॉब्लम है थोड़ा सा वीडियो क्लासेस का कि मैं सब कुछ समझा रहा हूँ, मैं सब कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ये आपको मेरे को फीडबैक देना पड़ेगा। अगर आप फीडबैक नहीं दोगे गाइस तो हाउ विल आई कम टू नो कि आपको सब समझ में आ रहा है, आपको एवरीथिंग इज क्लियर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये क्लासेस आपके लिए की जा रही है, आप यूट्यूब लाइव में हो, आप सेशन देख रहे हो, आपके लिए की जा रही है। अगर आप खुद से ही नहीं सोचोगे, खुद से ही नहीं मतलब रिस्पॉन्ड करोगे तो हाउ विल आई बी एबल टू हेल्प यू। आपका कोई कंसर्न है, कोई डाउट्स है, प्लीज लेट मी नो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू एट एनी टाइम गाइस, ठीक है। जून एग्जाम आने वाला है, जो बच्चे दिसंबर में देंगे उनका भी एग्जाम, ठीक है, टाइम है जो भी है, तो आपको भी करना है अच्छे से, ठीक है ना। तो प्लीज डू नॉट टेक दिस सेशंस लीनियंटली, टेक दिस सेशंस एज अ गेम चेंजर सीरीज फॉर यू, ताकि आपको एक डेफिनेटली एक माइंड में कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं बॉस हम कर रहे हैं, हमारा पास्ट टर्म पेपर्स का भी क्लैरिटी है, हमने कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से पढ़ के रखा है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी नाइस रिप्लाई, वेरी नाइस रिप्लाई। इशिता आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आप भी शायद इस सेशन में हो, अगर आप इस सेशन में हो तो प्लीज़ रिप्लाई करिए, राइट, ओके। एंड शिफाली आप भी रिप्लाई करिए, आप भी सेशन में हो, आप रिप्लाई कर नहीं रहे हो। रिया आप भी रिप्लाई करिए, नेहा आप भी रिप्लाई करिए, दिलीप आप भी रिप्लाई करिए, प्लीज आप लोग रिप्लाई करते रहिए। यस सर ही बोल दीजिए तो मेरे को लगेगा हाँ आप लोग सेशन देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। अ बिल्डर हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल अ फ्लैट। एक फ्लैट बेचने के लिए एग्रीमेंट किया एक बिल्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका कारपेट एरिया दिया है 1900 स्क्वायर फीट, मतलब नहीं है जितना भी स्क्वायर फीट हो। एक बिल्डर ने एग्रीमेंट एंटर किया टू सेल अ फ्लैट टू कस्टमर। द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज, द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। प्राइस ऑफ द फ्लैट, फ्लैट का प्राइस दिया आपको इंक्लूडिंग अपोर्शन्ड वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ लैंड। बहुत ध्यान से,
सर जब बिल्डर फ्लैट बेचता है तो ऑब्वियसली बिल्डर का खुद का लैंड का कॉस्ट भी है, तो डेफिनेटली वो फ्लैट के प्राइस में तो इंक्लूडेड होगा ना। आज मैं बिल्डर हूँ, मैं पूरा लैंड खरीदा, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाया, फिर उसका एक फ्लैट आपको बेचा, तो डेफिनेटली लैंड का कुछ अपोर्शन कॉस्ट उस प्राइस में रहेगा डेफिनेटली। ओके ना? यस 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 यस, वेरी गुड। ये 42 lakhs का प्राइस का फ्लैट था, इंक्लूड्स प्राइम लोकेशन चार्जेस, नेमली चार्जेस फॉर गेटिंग सी व्यू ऑफ 2 lakhs। मतलब बेसिकली क्योंकि आपका सी व्यू फ्लैट था तो उसके लिए आपसे 2 लाख एडिशनल लिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा प्राइस है फ्लैट का। चार्जेस फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर कवर्ड पार्किंग, सर आपको फ्लैट के साथ साथ एक कवर्ड पार्किंग स्पेस भी दिया गया 2 लाख रुपए का, जो फ्लैट के साथ ही आपको मिला। बिल्डर ने पार्ट पेमेंट रिसीव कर लिया बिफोर कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड, बस यही पे गलती हो गया बिल्डर से। सर अगर आपको याद है शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 में अपने एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन पढ़े थे। शेड्यूल 3 में अपने पढ़े थे कि अगर मैं कोई फ्लैट बेचता हूं, एज ए इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचता हूं, जहां पे फुल कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, तो इन दैट केस दैट इज अ शेड्यूल 3 ट्रांजैक्शन, दैट्स नॉन जीएसटी। इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने पे जीएसटी नहीं लगता। उसी कॉन्ट्ररी में वी हैव ऑल्सो स्टडीड इन शेड्यूल 2 that if I am giving a construction service, if I am making any property and in that part consideration, or if any part of the consideration is received prior to the issue of completion certificate, it will be treated as a supply of service and GST full amount पे लग जाने वाला है। पहला सिचुएशन तो ये बात क्लियर हो गया कि ये जो आपने सप्लाई किया है ये सप्लाई ऑफ सर्विस है और इस पे जीएसटी लगने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट अबाउट दिस कवर्ड पार्किंग। तो यहां पे आपको सेक्शन 8 अप्लाई करना पड़ेगा, कॉम्पोजिट सप्लाई, जहां पे बोलता है कि व्हेन अ सप्लायर इज सप्लाइंग 2 और मोर सप्लाईज टुगेदर। यहां पे देखिए बिल्डर आपको पार्किंग के साथ साथ फ्लैट दे रहा है, तो दो एक चीज सप्लाई कर। अब मुझे बताइए नॉर्मली जहां पे आपका घर है वहां पे आप अपना गाड़ी भी तो पार्क करोगे ना, गाड़ी तो कहीं दूसरा जगह पार्क करने जाओगे नहीं। तो नॉर्मली प्रिंसिपली भी ऐसा ही होता है कि बिल्डर लोग जब फ्लैट्स बनाते हैं तो उसके नीचे पार्किंग लॉट भी बनाते हैं, वो भी सप्लाई करते हैं। तो इसको अपने प्रिंसिपल सप्लाई बोलेंगे, मतलब कॉम्पोजिट सप्लाई बोलेंगे, जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगा? प्रिंसिपल सप्लाई होगा आपका फ्लैट। ओके, प्रिंसिपल सप्लाई होगा सप्लाई ऑफ फ्लैट और एंसिलरी सप्लाई होगा सप्लाई ऑफ कवर्ड पार्किंग स्पेस। तो दोनों मिला के आपको जीएसटी देना पड़ेगा, जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई होगा 42 लाख। तो जो अभी आपका कंस्ट्रक्शन सर्विस का रेट होगा उसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा जीएसटी लगने वाला है। तो इस केस में दिया हुआ है देखो कि आपका जीएसटी लायबिलिटी आपको कितना परसेंट में डालना है? 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। तो मैटर गेट्स ओवर, ये सप्लाई और सर्विस है, बिल्डर को जीएसटी देना पड़ेगा और वो 42 लाख प्लस 1,25,000 पूरा अमाउंट पे जीएसटी 6% और एसजीएसटी 6% चार्ज करने वाला है। ठीक है, आपका क्वेश्चन बैंक मिल सकता है क्या जीएसटी का? बिल्कुल मिल सकता है। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको पूरा लिंक मिलेगा। ये दिव्य जड़ी बूटी बुक है। सबसे पहले इट्स नॉट अ क्वेश्चन बैंक, ठीक है, इसका नाम थोड़ा सा अच्छे से लीजिए बिकॉज ये नाम बड़ा प्यारा है, दिव्य जड़ी बूटी मेडिसिन। अगर आपको ये मिल गया तो आपका टैक्स का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बोल के ये बुक का नाम निकाला गया है। ठीक है, तो इट्स बेटर वर्ड देन क्वेश्चन बैंक। तो चलिए, ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं चौथा सवाल। ABC कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड इन मुंबई सप्लाइज टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट्स। एक कंसल्टेंसी फर्म है मुंबई में, वो क्या कर रही है? मुंबई में रजिस्टर्ड है और टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस अपने क्लाइंट्स को देती है। इट हैज बीन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू XY लिमिटेड मुंबई सिंस पास्ट 2 years। वो एक क्लाइंट XY लिमिटेड है, उसको पिछले 2 साल से सर्विस दे रही है। कंसिडरेशन इज सेटल्ड बाई XY लिमिटेड असाइनमेंट वाइज। कंसिडरेशन मतलब XY लिमिटेड जो है वो पैसा क्या करता है? असाइनमेंट वाइज ABC कंसल्टेंसी को दे देता है। XYZ Limited paid ₹45 lakhs to ABC Consultancy on 10th January 2019 on ABC Consulting agreeing to not provide similar technical services to any other business entity in India। अब देखिए XY चाह रहा है कि भैया जो ABC Consultancy है वो खाली मुझे ही सर्विस दे। अगर XY बोलेगा ABC को तो ABC बोलेगा अरे भैया ऐसा क्यों भाई, हमें खाली तुमसे थोड़ी ना कमाना है, हमें तो ऑल इंडिया लेवल सबसे कमाना है। तो XY बोलेगा अरे ठीक है तुमको कमाना है, हम तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा देंगे, हम तुम्हें 45 लाख रुपीस देंगे, बस तुम ये अग्री कर जाओ कि तुम कहीं और किसी दूसरे अदर बिजनेस एंटिटी को ये सर्विस नहीं दोगे, मतलब तुम एक्सक्लूसिवली हमारे साथ काम करोगे। तो इन दैट केस आपको तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर मैं आपके साथ एक्सक्लूसिव काम कर रहा हूं तो आपको तो मेरे साथ कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन दैट केस यू विल डेफिनेटली गेट द एक्स्ट्रा मनी and you have to agree that you will not provide similar services to any other person। so guys, शेड्यूल 2 कुछ याद आ रहा है?
इसको बोलते हैं नॉन कॉम्पीट फीस, या इसको बोलते हैं अग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन और टू अग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। अगर मैं एग्री भी कर गया कि मैं एक एक्ट नहीं करूंगा या मैं एक्ट टॉलरेट कर लूंगा, तो उसको भी तरीके का सप्लाई ऑफ सर्विस नाम दिया जाता है, और उसके लिए अगर अपने को अलग से कंसिडरेशन मिल रहा है, जो इस केस में एबीसी कंसल्टेंसी को 45 लाख रुपीस मिल रहा है, इसको क्या मानेंगे, डीम टू बी सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, जिसमें कंसिडरेशन क्या होगा, 45 लाख होगा। ठीक है, ABC is of the view that 45 lakh is not chargeable to GST. You are required to examine whether the view taken by ABC consultancy is valid in law. आपको बताना है कि जो व्यू ABC लिया है क्या वो लॉ में वैलिड है कि नहीं है। तो मुझे बताइए, आंसर मुझे बताइए। कंसल्टेंसी सर्विस इज लायबल टू RCM। नो दिलीप, कंसल्टेंसी सर्विस इज नॉट लायबल टू RCM। लीगल सर्विसेज, जो लीगल सर्विसेज लॉयर दे रहा है, एडवोकेट दे रहा है, फर्म ऑफ एडवोकेट्स दे रहा है, उस पे जीएसटी लाइबिलिटी एबीसी कंसल्टेंसी उस पे जीएसटी लाइबिलिटी रिवर्स चार्ज पे लगता है। गाइज मैं चाहता हूं आप मेरे साथ साथ आप भी प्लीज आंसर करते रहिए, वरना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा नहीं। प्लीज ट्राई टू आंसर इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो कि आप भी क्या सोच रहे हैं जब मैं सम पढ़ रहा हूं, तो आपके दिमाग का तो थॉट्स भी मेरे तब आना चाहिए, और आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि सर ने जो बताया मैंने भी वही सोचा, तो चलो बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूं। दैट्स द बेस्ट वे ऑफ जजिंग योरसेल्फ। ठीक है, तो आपको बताना है कि एबीसी कंसल्टेंसी वैलिड इन लॉ है क्या। जीएसटी लॉ हैज डिफाइंड गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। गुड्स हैव बीन डिफाइंड टू मीन मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। गुड्स का डेफिनेशन क्या है, अगर मनी एंड सिक्योरिटी छोड़ के सब कुछ क्या है, गुड्स है। इस केस में सप्लाई का मतलब, सर्विस का मतलब क्या, सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी। सप्लाई ऑफ कंसल्टेंसी सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस है। ऑल्सो अग्रीइंग नॉट टू एक्ट फॉर अ कंसिडरेशन इज ऑल्सो सर्विस एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन। इनफैक्ट सेक्शन 7(1)(a) read with schedule 2 of CGST Act provides that agreeing not to do an act shall be treated as supply of service. Thus, consideration received for non-compete agreement is consideration for supply of service. Consideration of 45 received on the promise of ABC consultancy not providing similar service is a consideration which is chargeable to GST. इसलिए जो ABC consultancy बोल रहे कि 45 लाख के लिए तो कुछ काम किया ही नहीं है, उसको कौन बताओ, उसको बताओ कि भैया तुम कुछ ना करना भी कुछ करने के बराबर होता है। जीएसटी लॉ यही तो इंटरेस्टिंग है, कुछ ना करना भी कुछ करने के बराबर होता है, उस पर जीएसटी लग जाएगा, उसके लिए आपको अलग से कंसिडरेशन मिल रहा है। ठीक है ना, वेरी गुड। चलो बहुत स्टूडेंट्स अच्छे से आंसर कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। देखिए जो क्वेश्चंस, देखिए ये आरटीपी जो नोट इन में आया था, एक्सचेंज इज अ फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये सब सेल्फ मेड क्वेश्चन, सेल्फ मेड मतलब है इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन, बट ये सब क्वेश्चन ऑब्वियस है, ये सब आपने मैथ से डायरेक्टली लिया है, इसमें कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है। आपको पता होना चाहिए, हाँ एक्सचेंज भी एक फॉर्म ऑफ ट्रांसफर है। सप्लाई इंक्लूड सेल, बार्टर, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोल, एक्सचेंज मेड और एग्रीड टू बी मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर अ कंसिडरेशन। 7(1) ये बोलता है, राइट। तो आपको एक्सचेंज में बेसिकली यही बताना है कि अगर मान लो मैं एक प्रोडक्ट एक्सचेंज कर रहा हूं आपसे, एक दूसरे प्रोडक्ट लेके आपको दूसरा प्रोडक्ट दे रहा हूं, तो मेरे लिए भी सप्लाई और आपके लिए भी सप्लाई है, मेरे लिए भी सप्लाई और आपके लिए भी सप्लाई। जनरली मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में एक्सचेंज इज अ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग जो होता है आम सप्लाईज में। ओके सर। देखिए आरटीपी जून 18 मैंने बताया, एग्जेम्पशंस भी देखिए साथ साथ कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में आएंगे। क्लीन एंड ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी टू अ वेटेनरी क्लिनिक। बहुत ध्यान से, एक कंपनी है जो बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी दे रही है टू अ वेटेनरी क्लिनिक, इज इट अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस। देखिए ये एग्जेम्पशन का सवाल है, किसका सवाल है, एग्जेम्पशन। जो आपको रेगुलर क्लासेस में एग्जेम्पशन पढ़ाया होगा तो आप समझ जाएंगे, जिसको भी पढ़ाया रेगुलर क्लास में एग्जेम्पशन, ये वाला चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है ना एग्जेम्पशन चैप्टर से है। आपको खाली बता देता हूं, जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं, ये लोग को अगर बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी की सर्विस दी जाती है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अगर कोई वेटेनरी क्लिनिक होता है, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। तो इन दिस केस ये जो सर्विस है ना, ये पूरा का पूरा क्या होने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है, बिकॉज एग्जेम्पशन ने क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट को, जो मेडिकल हॉस्पिटल्स है उसको इन्होंने एग्जेम्प्ट किया, बट जो वेटेनरी क्लिनिक मतलब जो एनिमल्स, बर्ड्स, इनका क्लिनिक होता है, इस पे कोई भी एग्जेम्पशन स्पेसिफिकली दिया नहीं गया, तो ये क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। तो था ये एग्जेम्पशन का जो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है।
नेक्स्ट देखिए, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ब्यूरो इन चेन्नई टू द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली फॉर 4 months। बहुत ध्यान से गाइस, अगेन ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एग्जेम्पशन सर्विस में आएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एग्जेम्पशन सर्विस में आएगा। बट अभी के लिए आप ये समझो कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बट ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज इनको दिया जा रहा है ना, ये एग्जेम्प्ट नहीं है, ये टैक्सेबल है। अगेन ये एग्जेम्पशन का ही सवाल है, क्योंकि अगर ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अगर मान लो कोई एक स्कूल को ये सर्विस दिया जाता जो कि क्लास 12 तक एजुकेशन सर्विस देता है, जैसे जो स्कूल्स में आप लोग पढ़े हो, अगर उनको सिक्योरिटी सर्विस दिया जाता है तो उसमें जीएसटी नहीं लगता, तो एग्जेम्प्ट होता है, सब अपने एग्जेम्पशन में पढ़ेंगे। अगर आप नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, सीए इंटर के लिए भी प्रोवाइड कर दो प्लीज भाई, सीए इंटर के लिए भी ये लेक्चर्स रेलिवेंट है। सीए इंटर का डीजेबी भी हमारा टीम फुल ऑन मेहनत कर रहा है, अपडेट हो रहा है। डीटी तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, आईडीटी भी मेहनत कर रहा है हमारा टीम फुल ऑन। गाइस प्लीज थोड़ा सा समय दीजिए, एक हफ्ता में मैं मैक्सिमम टाइम मांग रहा हूं आपसे। आपका देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें मेहनत लगता है बुक्स प्रिपेयर करने में, बुक्स आर नॉट सो इजी टू प्रिपेयर, और जो आपको दिया जाएगा ना दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। तो अभी आपके लिए 1.5 महीना कम से कम, सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए आपका एग्जाम तो 21 मई से है, तो आपके पास पूरा का पूरा अप्रैल पड़ा है, मई का पूरा आधा महीना मतलब 3 वीक्स पड़ा है, मार्च का 2 वीक्स पड़ा है, तो अल्टीमेटली मैं रफली बोलूँ 2 महीना आपके पास एग्जाम के लिए। आप आराम से टेंशन मत लीजिए, आराम से सब हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा वेट करो, इनफैक्ट ये सेशंस करो, आपको बहुत ईजी लगेगा। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड बाय अ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ब्यूरो इन चेन्नई टू इंस्टीट्यूट कॉस्ट, ये पूरा का पूरा क्या है, टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। इसमें भी जीएसटी जैसे कितना लगे बताओ, 1200 रुपया 4 महीना का, तो 1200 इंटू 4 महीना, और जीएसटी लाइबिलिटी कितना 18, तो 18% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 864 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये इस तरह का सवाल देखिए जो अब इंस्टीट्यूट आपसे पूछ सकता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, तो डेफिनेटली उसको मद्देनजर रखते हुए ही मैं ये सम्स करवा रहा हूं, मैं क्वेश्चंस करवा, मैं सारा क्वेश्चंस तो देखिए नहीं कराऊंगा, सारा मतलब मैक्सिमम 90% करा दूंगा। 10% जो मुझे लगता है कि आप खुद से कर सकते हो या फिर उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है, तो डेफिनेटली देयर इज नो पॉइंट ऑफ टाइम वेस्टिंग, बिकॉज मैं ऑलरेडी उसका क्वेश्चन और आंसर दे चुका हूं। तो इस तरह का सवाल जहां पे थोड़ा एनालिटिकल बेस्ड है, थोड़ा आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, वो सब मैं आपको करवा दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस वेदर द फॉलोइंग इवेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, बताओ क्या इसमें से फॉलोइंग इवेंट सप्लाई माना जाएगा। पहला क्वेश्चन, इंपोर्ट डाउनलोडिंग ऑफ अ सॉन्ग फॉर कंसिडरेशन फॉर पर्सनल यूज बाय मिस्टर सेन। आपने एक सॉन्ग डाउनलोड किया फॉर कंसिडरेशन फॉर पर्सनल यूज बाय मिस्टर सेन। सर कुछ याद करो, 71A 71B 71C। 71C 71B क्या बोलता था, कुछ याद आ रहा है आपको, कि अगर हम लोग ने सर्विस इंपोर्ट किया, सर अगर स्कूल में सिक्योरिटी सर्विस देगा तो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा क्या सिक्योरिटी सर्विस? यस, अगर स्कूल में, अगर स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अगर सिक्योरिटी सर्विस देता है तो जीएसटी चार्ज नहीं होगा, ये एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है ना। यस, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यस, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, बट उनके लिए जो इनवर्ट सप्लाई है उसमें सिक्योरिटी सर्विस एग्जेम्प्ट नहीं है, वो सिक्योरिटी सर्विस टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो इंपोर्ट ऑफ अ सॉन्ग फॉर कंसिडरेशन फॉर पर्सनल यूज बाय मिस्टर सेन। सर अगर आपको याद है 71B में आपको पढ़ाया गया था कि अगर हम कोई भी तरीके का सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर अ कंसिडरेशन, चाहे वो आपके बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो, तो इस पे जीएसटी सप्लाई, मतलब ये डीम टू बी सप्लाई होगा। तो आपसे सवाल ही क्या पूछा है कि ये सप्लाई होगा? हाँ होगा, क्योंकि 71 भी बोलता है कि अगर आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो कंसिडरेशन देके, चाहे वो आपके बिजनेस के कोर्स में हो या ना हो, सप्लाई होगा। अब फर्दर ये होगा गाइस, एग्जेम्पशन में भी आपको पढ़ाया जाएगा। अब आप सोच रहे हो यार कोई भी अगर पर्सनल पर्पस के लिए मैंने इंपोर्ट कर लिया सर्विस इंडिया में, तो क्या उसमें जीएसटी लग जाएगा? लग जाएगा। अगर वो एग्जेम्पशन का एक एग्जेम्पशन में आपको पढ़ाया जाएगा कि कुछ कुछ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट होता है, वो पढ़ाया जाएगा आपको, जब पढ़ाया जाएगा तब आप क्लैरिटी आएगा। अभी बस ये समझो कि हाँ सप्लाई है, हाँ सप्लाई है, सप्लाई तो है, यानी लेवी होगा, टैक्सेबल इवेंट है सर, सप्लाई है, इसमें कोई दौमत नहीं। एक्स लिमिटेड ने सप्लाई किया स्पेयर पार्ट्स फ्रीली टू रिप्लेस ड्यूरिंग वारंटी पीरियड। बहुत ध्यान से, एक्स लिमिटेड ने स्पेयर पार्ट्स क्या बोलते हैं? फ्रीली। फ्रीली मतलब क्या कुछ कंसिडरेशन चार्ज किया स्पेयर पार्ट्स के पीछे? द आंसर इज नो। मैंने मान लीजिए सर, नॉर्मली क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट अगर हम सेल करते हैं, प्रोडक्ट गुड्स केस में,
तो उसका एक आफ्टर सेल सर्विस भी होता है कि मान लीजिए अगर एक वारंटी पीरियड होता है, उस वारंटी में अगर कुछ का कोई डिफेक्ट हो गया तो सर ये आपको इसका जो पार्ट्स होगा वो चेंज कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसा ही कुछ इसके केस में भी हुआ कि कंपनी को फ्री में स्पेयर पार्ट सप्लाई करना पड़ा, फ्री में क्या बोलते हैं स्पेयर पार्ट सप्लाई करना पड़ा। तो इन दैट केस अगर फ्री में स्पेयर पार्ट सप्लाई कर रहे हैं कंपनी ने, फ्री में स्पेयर पार्ट्स, फ्री में सर, फ्री मतलब विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो क्या इसमें जीएसटी लगेगा? ऑल्दो एक कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, हाँ बिजनेस के कोर्स में सप्लाई हो रहा है, वारंटी पीरियड में सप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस के कोर्स में सप्लाई करोगे, पार्ट चेंज करना पड़ा। तो इन दैट केस मुझे बताओ क्या इसमें सप्लाई माना जाएगा? द आंसर इज नो, इसमें सप्लाई नहीं माना जाएगा, इसमें सप्लाई नहीं माना जाएगा बिकॉज सर शेड्यूल 1 में भी कहीं कवर्ड नहीं है। अगर कंसिडरेशन नहीं है, बिजनेस है, तो सप्लाई नहीं माना जाएगा बिकॉज ये विदाउट एनी कंसिडरेशन हो रहा है। वैसे ही गुड्स सेंट फॉर अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑन अ रिटर्नेबल बेसिस, जैसे गुड्स आप बेचते हो और सेंट ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस, आपने खाली गुड्स सेंड किया तो क्या आपने कुछ चार्ज किया कंसिडरेशन? कंसिडरेशन तो नहीं है ना। तो अगर कंसिडरेशन नहीं है तो डेफिनेटली इस पे भी ये भी क्या होगा, इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड ऑफ सप्लाई क्योंकि आपने कोई टाइटल ही ट्रांसफर नहीं किया, आप तो खाली अभी सेंट ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस भेजे हो। माइक्रो अपैरल्स इन चेन्नई Tamil Nadu avails fashion designing services of 50 lakhs from Prabhu Designs in Singapore। बहुत ध्यान से, एक कंपनी है तमिलनाडु में बेस्ड है, उसने एक फैशन डिजाइनिंग सर्विस लिया 50 लाख रुपए का एक सिंगापुर के प्रभु डिजाइन्स की कंपनी से। तो ये क्या हुआ, देखो इंपोर्ट हुआ, कंसिडरेशन है, बिजनेस के कोर्स में है यानी ये फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी जीएसटी इसमें लगेगा, ये सप्लाई माना जाएगा, ये सप्लाई माना जाएगा बिकॉज ये एक तरह का इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। ठीक है ना, ये एक तरह का इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। गाइज प्लीज आप लोग एक्टिव हो जाइए, ये सेशंस तो देखिए आपके लिए ही हो रहा है ना, अगर आप लोग एक्टिव नहीं होंगे तो किस तरीके से चलेगा बताइए। आपको एक्टिव होना पड़ेगा, एक्टिवली मेरे को पार्टिसिपेट करके आंसर देना पड़ेगा। अगर आप आंसर नहीं दे पाओगे, हाउ विल आई बी एबल टू हेल्प यू? कहीं ना कहीं गलत भी दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, गलत सही दैट्स अ सेकेंडरी मैटर। नेक्स्ट, आरटीपी December 18, PQR Limited gives दिवाली गिफ्ट्स टू एम्प्लॉय मिस्टर आर वर्थ ₹4 लाख। PQR Limited क्या करता है, दिवाली गिफ्ट करता है, दिवाली गिफ्ट करता है अपने मिस्टर आर एम्प्लॉय को 4 लाख रुपए का। तो PQR Limited अगर दिवाली गिफ्ट कर रहा है किसको, एम्प्लॉय को, सर गिफ्ट के एम्प्लॉय को याद है शेड्यूल 1 में आपको पढ़ाया गया था 50,000 तक अगर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट कर रहे हैं, 50,000 तक अगर अपने वर्थ ऑफ गुड्स एम्प्लॉय को गिफ्ट करे तो उस पर जीएसटी नहीं है, 50 से ज्यादा है तो जीएसटी है। यहां पे देखो कंपनी ने दिवाली गिफ्ट एम्प्लॉय को दिया 4 लाख रुपए का। सबसे पहले बताओ क्या ये सप्लाई है? कंपनी ने यानी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया। सर आपको शेड्यूल 3 में पढ़ाया गया था कि जो एम्प्लॉयर को सर्विस देता है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उस पर जीएसटी नहीं लगता बिकॉज इट इज ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वो शेड्यूल 3 में कवर्ड है, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस रिप्लाईज दिलीप सिंह राठौड़। क्या ये सप्लाई माना जाएगा? बिल्कुल सप्लाई माना जाएगा सर, बिल्कुल सप्लाई माना जाएगा, बिल्कुल सप्लाई माना जाएगा क्योंकि वैल्यू 50,000 से एक्सीड कर रहा है। शेड्यूल 1 में सेकेंड एंट्री बताता है कि अगर अपने रिलेटेड पर्संस के बीच में या डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रहा है, सर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड पर्सन है, तो शेड्यूल 1 में गिर जाने वाला है। और शेड्यूल 1 के हिसाब से अगर आप विदाउट एनी कंसिडरेशन अगर कोई डीलिंग कर रहे हो तो इसमें जीएसटी लग जाएगा, even though it is without any consideration in the course of furtherance of service, तो उसमें सप्लाई माना जाएगा। Would your answer be different if would your answer be different if gifts of ₹40,000 each are made to 10 employees, thereby totaling gifts of 4 लाख? सर जो 50,000 का लिमिट है वो पर एम्प्लॉई है, तो अगर कंपनी 50,000 रुपए 40,000 ईच गिफ्ट दे रही है एक एम्प्लॉय को, तो सर यस माय आंसर विल बी डिफरेंट। अप टू 50,000 देयर इज नो जीएसटी, सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है। थर्ड केस में ऑल्सो स्पेसिफाई व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, अगेन नॉट अ सप्लाई एज पर शेड्यूल नंबर 3, इसमें भी सप्लाई नहीं है शेड्यूल 3 के हिसाब से, ठीक है। तो अब आप एक बार इसको रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। पहला केस सप्लाई है, दूसरा केस नहीं है क्योंकि 50,000 पर एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर तो शेड्यूल 3 में कवर्ड है। तो गाइस अब पता है, स्पेशली मैं सीएमए स्टूडेंट्स का बात कर रहा हूँ, सीएमए स्टूडेंट्स आपके लिए पता है, अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ आपके लिए। अब पेपर अटेम्प्ट करना, स्पेशली आईडीटी का, डीटी का मैं नहीं बोल रहा हूँ, आईडीटी का, इट्स क्वाइट सिंपल क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न है,
कॉन्सेप्ट पे फोकस होना चाहिए एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो कॉन्सेप्ट आप क्लासेस से ले लो, वहां पे भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होता है, और पूरा का पूरा डीजे बुक जो उससे प्रैक्टिस कर लो। और क्या चाहिए आपको, तो इसको बोलते हैं अपने स्मार्ट स्टडी। क्या बोलते हैं? स्मार्ट स्टडी। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको क्लासेस? प्लीज फटाफट हमको चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताओ क्लासेस कैसा लग रहा है, कैसा आपको सेशन लग रहा है। क्या आप चाहोगे कि ये सेशन कंटिन्यूड रहे? क्या आप चाहोगे कि हम हर चैप्टर का आपको डीजेबी प्रैक्टिस कराएं? क्या डीजेबी बुक आपको कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, तब जाके हम मोटिवेट होंगे, तब जाके गाइज एक मोटिवेशन तो देखिए चाहिए होता है ना। स्टूडेंट का रिस्पॉन्स अगर नहीं मिलेगा तो हाउ विल वी बी मोटिवेटेड टू लॉन्च मोर एंड मोर सच काइंड ऑफ यूनिक थिंग्स विच वी आर डूइंग फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है ना? यस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट, एग्जामिन वेदर फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7। आरटीपी दिसंबर 18 का सवाल है कि आपको बताना है कि बताओ इसमें से क्या सप्लाई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो पहला सवाल, प्रत्यय चैरिटेबल ट्रस्ट, अ ट्रस्ट हु गेट्स द आई ट्रीटमेंट ऑफ द नीडी पीपल डन फ्री ऑफ कॉस्ट, who gets the eye treatment of needy people done free of cost, donates clothes and toys to children living in slum area। बहुत ध्यान से, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो आई ट्रीटमेंट ऑफ नीडी पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट कराता है विदाउट एनी कंसिडरेशन, आई ट्रीटमेंट। अब वो क्या कर रहा है? वो क्लोथ्स डोनेट कर रहा है, वो बच्चे लोग को टॉयज डोनेट कर रहा है जो स्लम एरिया में रह रहे हैं। उसका बिजनेस क्या है? देखिए, नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो लायबल टू बी, मतलब क्या होता है ना, उनको भी जीएसटी देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि नॉन प्रॉफिट दे रहे, प्रॉफिट इंटेंटिव नहीं है तो उनको जीएसटी नहीं देंगे। इज दिस बुक सेम एज भंवर भुराना सर? नो भाई, नो, भंवर भुराना सर का ये बुक नहीं है। ये बुक मेरा खुद का है भैया, खुद की मेहनत से बनाई हुई बुक है। दिव्य जड़ी बूटी बुक हैज नो कनेक्शन विद भंवर भुराना सर का बुक। भंवर भुराना सर का बुक अलग है, जो जनरली आई थिंक कॉम्पैक्ट के नाम से जाना जाता है, वो अलग है और ये अलग है। ठीक है ना, दोनों का अलग अलग रेलिवेंस है। वो बुक अपना अलग मीनिंगफुल है, ये बुक भी अपना अलग मीनिंगफुल है। यहाँ पे आप प्रैक्टिस सेशन करते हो। दिव्य जड़ी बूटी बुक, दिव्य जड़ी बूटी बुक इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन बुक विच यू नीड टू डू बिफोर एग्जामिनेशंस। मस्ट मैं तो सब स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, ये बुक डेफिनेटली करना चाहिए। ठीक है ना, बहुत अच्छी सेशन हो रही है सर, और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। That's very good. That's the spirit which I want all you to understand. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, प्रत्यय चैरिटेबल ट्रस्ट, अ ट्रस्ट हु गेट्स द ट्रीटमेंट ऑफ नीडी पीपल डन फ्री ऑफ कॉस्ट, डोनेट्स क्लोथ्स एंड टॉयज टू चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम एरिया। अब देखिए सर, चैरिटेबल ट्रस्ट ये जो है, इसका काम क्या है? इसका काम क्या बताओ? इसका काम तो क्लोथ्स डोनेट करना थोड़ी ना है। तो ये तो इसके बिजनेस के कोर्स में नहीं है, ये तो इसके बिजनेस के कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी वो दे रहा है। तो इसके बिजनेस के कोर्स में क्या है? आई ट्रीटमेंट। तो सर यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, बट ये इसके बिजनेस के कोर्स में नहीं है। तो अगर इसके बिजनेस के कोर्स में नहीं है तो अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसके बिजनेस के कोर्स में नहीं है, बिजनेस कोर्स, तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। इट वुड नॉट अमाउंट टू सप्लाई। सर शेड्यूल 1 भी बोलता है अगर कंसिडरेशन नहीं है तो बिजनेस के कोर्स में होना चाहिए। इस केस में मान लो प्रत्यय चैरिटेबल ट्रस्ट अगर आई ट्रीटमेंट फ्री में करा रहा है और आई से रिलेटेड कोई चीज फ्री में दे रहा है, तो उसके बिजनेस के कोर्स में है और विदाउट एनी कंसिडरेशन है, तो वो सप्लाई मान लिया जाता। बट इन दिस केस वो क्लोथ डोनेट कर रहा है, बिजनेस के कोर्स में नहीं, इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। ABC मैन्युफैक्चरर्स हैव अ फैक्ट्री इन कोलकाता एंड अ डिपो इन मुंबई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक स्टेट में, वेस्ट बंगाल में फैक्ट्री है और एक स्टेट में, ठीक है, थैंक यू हेलो मास्टर, जरूर ट्राई करो और फीडबैक देना मेरे को। यस, ABC manufacturers have a factory in Kolkata and a depot in Mumbai. Both these establishments are registered in respective states. दोनों के दोनों establishments respective states में registered है। Finished goods are sent from factory in Kolkata to the Mumbai depot without consideration so that the same can be sold. Very important. देखिए, मेरा ही फैक्ट्री कोलकाता में और मेरा ही डिपो मुंबई में, दो अलग अलग स्टेट में। तो अगर दो अलग अलग स्टेट में, तो ये आपको पढ़ाया गया था सेक्शन 25(5) में कि दोज विल बी डीम्ड टू बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्संस, और डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में अगर सप्लाई होता है तो उसमें जीएसटी माना जाता है। उसको जीएसटी के अंदर लेकर आते हैं, उसमें जीएसटी कैलकुलेट होगा ही होगा, उसमें जीएसटी कैलकुलेट होगा ही होगा।
ठीक है ना। तो इन दिस केस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सर एबीसी मैन्युफैक्चर का जो कलकत्ता में फैक्ट्री और बॉम्बे में डीपो दोनों डीम टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे और इसमें जीएसटी के अंदर वो सप्लाई के परव्यू में आ जाएगा। काजी इज अ ई-कॉमर्स ऑपरेटर इन चेन्नई। His brother, who is well settled in London, is a well-known lawyer. Kaji has taken legal advice from him free of cost with regard to his family dispute. बहुत ध्यान से, काजी का ब्रदर सेटल है लंदन में, उसने लीगल एडवाइस लिया अपने भाई से विदाउट एनी कॉस्ट। ऑब्वियसली भाई है तो भैया, भाई है तो प्यार चारा दिखाई गई ना। और भाई क्या है? रिलेटेड पर्सन। और भाई लंदन में सेटल्ड है, मतलब काजी ने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है। लेकिन मेरा बात सुना, फ्री में किया है और अपने फैमिली डिस्प्यूट के लिए, सर इसका ई कॉमर्स ऑपरेटर का बिजनेस है, उसके लिए नहीं किया, उसके एक फैमिली डिस्प्यूट के लिए उसने अपने भाई से लीगल एडवाइस लिया, इंपोर्ट किया है। तो सर बिजनेस भी नहीं होगा, कंसिडरेशन भी नहीं होगा। तो सर ये 7(1)(b) को भी बाईपास कर रहा है। 7(1)(b) क्या बोलता है? कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस नहीं होगा तो सप्लाई होगा। शेड्यूल 1 में पैरा नंबर 2, शेड्यूल 1 में पैरा नंबर 2 क्या बोलता है? रिलेटेड पर्सन। इनफैक्ट शेड्यूल 1 में पैरा नंबर 4 क्या बोलता है? कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है रिलेटेड पर्सन से या डिस्टिंक्ट एस्टैब्लिशमेंट से, कंसिडरेशन नहीं होगा चलेगा बट बिजनेस होना चाहिए। मतलब सर दोनों में कहीं ना कहीं सी और बी दोनों में से एक एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। इस केस में ना तो सी है ना तो बी है, तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें ये सप्लाई नहीं। आपको बेसिकली बताना सप्लाई है कि नहीं है। वुड योर आंसर इन सी विल बी डिफरेंट इफ काजी हैज टेकन एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस यूनिट? देखिए अगर ये बिजनेस के लिए लेता और विदाउट एनी कंसिडरेशन होता तो शेड्यूल 1 के हिसाब से ये सप्लाई माना जाता, शेड्यूल 1 के हिसाब से ये सप्लाई माना जाता, शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई माना जाता क्योंकि ये बिजनेस यूनिट के लिए ले रहा है, बिजनेस यूनिट के लिए ले रहा है। ठीक है ना? ओके, तो ये हो गया। अब आते अपने और एक आरटीपी दिसंबर 18 का सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई का सवाल है, हिंट दे दिया मैंने। सन लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का जिसने पैकेज सप्लाई किया है कंसिस्टिंग ऑफ हेयर ऑयल जिसका जीएसटी रेट है 18%, सनस्क्रीन क्रीम जिसका जीएसटी रेट है 28%, शैम्पू जिसका जीएसटी रेट है 28% और हेयर कॉम जिसका जीएसटी रेट है 12%। मतलब सर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वो सप्लाई करता है और एक पैकेज है, एक पैकेज जिसमें बाल में लगाने के लिए हेयर ऑयल, त्वचा को सुंदरता करने के लिए मतलब क्रीम लगाने के लिए सनस्क्रीन, बेसिकली सन से प्रोटेक्ट करने के लिए, शैम्पू बाल को सिल्की बनाने के लिए शैम्पू और कंघी करने के लिए हेयर को, मतलब बाल रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स है। द प्राइस पर पैकेज इज ₹500 एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। 12,000 packages were supplied by the company to its dealers. Determine the nature of supply and its tax liability. मेरा बात बहुत ध्यान से सुनना सर, ये जो बाल रिलेटेड प्रोडक्ट्स है जरूरी है कि सब एक साथ मिलेंगे? अरे भाई हमको शैम्पू चाहिए, मेरे पास घर में कोम्ब है, मेरे पास ऑयल है, हमको नहीं चाहिए सन से प्रोटेक्शन, हमको सन अच्छा लगता है, तो जरूरी है क्या मैं सब एक साथ खरीदूंगा? सर ये तो फीलिंग ही नहीं दे रहा है कि कंपोजिट सप्लाई जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई एक मेन एलिमेंट है, तो इसमें तो सर एक सिंगल प्राइस से जबरदस्ती आर्टिफिशियली बंडल वाला फीलिंग आ रहा है। तो सर डेफिनेटली ये क्या है, एक तरह का मिक्स सप्लाई। और मिक्स सप्लाई में क्या ट्रीटमेंट होता है? जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स वाला प्रोडक्ट है वही मेन रेट माना जाता है फॉर द इंटायर प्राइस। तो इस केस में सर हाईएस्ट रेट होगा 28% और 28% ही आपका नॉर्मली जीएसटी रेट। वेरी गुड क्वेश्चन भाई, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। दिलीप सिंह राठौर एकदम फायर में आई थिंक, बाकी लोग भी प्लीज ट्राई करिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 15, माइक्रो अपैरल्स इन चेन्नई तमिलनाडु, फैशन डिजाइनिंग सर ये अपने ऑलरेडी कर चुके हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। एमटीपी दिसंबर 18, आलोक एक सप्लायर है हैदराबाद में, प्रोक्योर करता है गुड्स चाइना से, इंपोर्ट कर रहा है गुड्स चाइना से और डायरेक्टली सप्लाई कर रहा है अपने कस्टमर को जो कि यूएस में। वेरी इंपॉर्टेंट सर, एक जीएसटी का रजिस्टर्ड पर्सन है हैदराबाद में, वो चाइना से इंपोर्ट करता है डायरेक्टली, वहां से वो यूएस में क्या कर देता है, एक्सपोर्ट कर देता है। तो आपको बताना है कि विथ रिफ्रेक्ट्स टू द प्रोविजन एग्जामिन वेदर द सप्लाई ऑफ गुड्स बाय आलोक टू कस्टमर इज एन इंटरस्टेट सप्लाई। क्वेश्चन क्या पूछा है कि बताओ क्या ये इंटरस्टेट सप्लाई है, बताओ क्या ये इंटरस्टेट सप्लाई। सर नॉर्मली आपको बताया गया है अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया है और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर है तो यस ये इंटरस्टेट सप्लाई है सर। सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 में इंटरस्टेट सप्लाई का एक मतलब
मतलब क्या बोलते हैं ना गाइस, एक डेफिनेशन है आईजीएसटी एक्ट में जो बोलता है कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर है, जो इस केस में गुड्स अगर यूएस जा रहा है तो डेफिनेटली प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर है, तो इसको आप डेफिनेटली इंटरस्टेट सप्लाई मानने वाले हो, इसको आप डेफिनेटली इंटरस्टेट सप्लाई मानने वाले हो। इट इज ट्रीटेड टू बी इंटरस्टेट सप्लाई। तो आपसे पूछा यही था कि बताओ क्या इंटरस्टेट सप्लाई? द आंसर इज यस, इट इज इंटरस्टेट सप्लाई। इट इज, व्हाई नो, यस ये इंटरस्टेट सप्लाई होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि बताओ क्या इंटरस्टेट सप्लाई? हाँ इंटरस्टेट सप्लाई होगा। एमटी में भी देखिए इसी तरह का सवाल आया। ब्रिस्टी लिमिटेड ने मैन्युफैक्चरर है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का, ये सब है, तो हाईएस्ट रेट क्या है? 28%। 28% देख के लग रहा है मिक्स सप्लाई है। आपको खाली पूछ लिया नेचर ऑफ सप्लाई और टैक्स लायबिलिटी। तो देखिए 500 रुपया पर पैकेज है और आप 20,000 पैकेज बेच रहे हो, तो सर 20,000 पैकेज इंटू सिंगल प्राइस 500 और इसके ऊपर जीएसटी रेट 28%, ये हो जाएगा आपका जीएसटी लायबिलिटी, ये हो जाएगा आपका जीएसटी लायबिलिटी। समझ गए? तो 20,000 पैकेजेस 500 रुपया करके 28% के हिसाब से आपका जो भी प्राइस आएगा दैट इज 1 करोड़, आई थिंक 3 4 5, हाँ 1 करोड़ आपका टोटल वैल्यू आ रहा है, इसके ऊपर 28% जीएसटी, 28 लाख आपका वैल्यू ऑफ जीएसटी हो जाएगा। दिसंबर 18 में क्वेश्चन आया था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉम्पोजिट सप्लाई। दिसंबर 18 में क्वेश्चन आया था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉम्पोजिट सप्लाई। तो कॉम्पोजिट सप्लाई का बहुत सिंपल मीनिंग है कि वन ऑफ द सप्लाई शुड बी अ प्रिंसिपल सप्लाई विच carries the predominant element of the main supply and other supply should be ancillary to the main supply, and in that case that supply will be treated as a composite supply and this will be treated as supply of that supply which is the rate of tax applicable on the principal supply। ठीक है, तो ये है आपका शॉर्ट नोट ऑन क्या बोलते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई। फिर एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है सर? सर नील रेट ऑफ टैक्स या फिर wholly exempt from a tax under a notification issued under section 6 of क्या बोलते हैं अंडर सेक्शन 11 ऑफ आईजीएसटी एक्ट एंड अंडर 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, अंडर सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, अंडर सेक्शन 11 ऑफ आईजीएसटी एक्ट एंड सॉरी अंडर सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड अंडर सेक्शन ऑफ 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सेक्शंस इतना सारा हो जाता है ना, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स, दिमाग में पूरा का पूरा खिचड़ी बनने वाला है। ठीक है, मेरे दिमाग में एक खिचड़ी बनता है तो आपके दिमाग में तो डेफिनेटली खिचड़ी बन सकता है। तो गाइज ये रहा एग्जाम सप्लाई। व्हाट डू यू मीन बाय ओएडआर सर्विसेज? ओएडआर सर्विसेज के बारे में आप जानते हो, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन बेसिकली ओएडआर सर्विसेज क्या होता है? जिसका बेसिकली डिलीवरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेटवर्क के ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क या नेटवर्क के ऊपर होता है, जिसका मेन प्रोसेस एसेंशियली ऑटोमेटेड होता है, जिसमें कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन होता है एंड बिकॉज विदाउट एनी आईटी इट इज इम्पॉसिबल टू गिव दैट सर्विस। तो इसको अपने बोलते हैं ओएडआर सर्विसेज। कुछ सर्विसेज ओएडआर में डीम कर दिया गया है कि ओएडआर सर्विस ही होगा, जैसे नेट पे एडवर्टाइज करना, क्लाउड सर्विस देना, ई बुक्स, म्यूजिक स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल डेटा स्टोरेज, ऑनलाइन मूवीज कंटेंट, प्रोवाइडिंग डेटा और इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, ये सब क्या है? ओएडआर इंफॉर्मेशन, ओएडआर सर्विसेज का एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने जून 19 में। देखिए सेम पूछा गया, कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का मतलब समझाओ, गिव एटलीस्ट वन एग्जांपल इन ईच केस। आराम से दे पाओगे गाइस, कोई भी इसमें कोई हाथी घोड़ा चीज तो नहीं। एग्जांपल में कंपोजिट सप्लाई में क्या दे सकते हो? गुड्स अगर सप्लाई हो रहे जिसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन भी दिया जा रहा है और इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस आर नथिंग बट एंसिलरी सप्लाईज टू द मेन सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई होगा। लैपटॉप के साथ आपको लैपटॉप चार्जर दिया जाता है, तो लैपटॉप चार्जर इज नथिंग बट एन एंसिलरी सप्लाई, जो आपको ऑब्वियसली मेन सप्लाई लैपटॉप के साथ ही होगा, जिसका नाम है कॉम्पोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई में जैसे मान लो आपको एक फुल पैकेज दे रहा है, जिसमें आपको जूस दे रहा है, बॉटल दे रहा है, कैन दे रहा है, चॉकलेट दे रहा है, तो सब मिला के आपको एक सिंगल प्राइस चार्ज किया जा रहा है, तो उसको अपने बोलते हैं मिक्स सप्लाई। ठीक है, एमटीपी दिसंबर 19, सी ऑफ चेन्नई ने पे फी किया ऑनलाइन कोचिंग के लिए, ऑब्टेन फ्रॉम अ टीचर लोकेटेड इन यूएसए फॉर कोचिंग ऑफ अकाउंटेंसी कोर्स फॉर हिज सन। क्या ये सप्लाई है? वेरी गुड क्वेश्चन। ऑनलाइन कोचिंग लिया जा रहा है, फीस पे किया है एक टीचर को जो कि यूएस में लोकेटेड है, फॉर कोचिंग ऑफ अकाउंटेंसी कोर्स फॉर हिज सन। सर ये है तो एक तरीके का इंपोर्ट ऑफ सर्विस, लेकिन इसमें बिजनेस नहीं है क्योंकि अपने बेटे के लिए किया जा रहा है और कंसिडरेशन है। तो सर 7(1)(b) में आपको पढ़ाया गया था, 7(1)(b) में आपको पढ़ाया गया था कि अगर इंपोर्ट हो रहा है सर्विसेज का फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो इस पे जीएसटी लगने वाला है क्या? यस, इट इज अ सप्लाई, इट इज अ सप्लाई। लेकिन गाइज इसमें ध्यान रखना,
इसमें ध्यान रखना, इट इज इवन इफ इट रिसीट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ अदर मिस्टर सी इज नॉट लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी सिंस इट इज नॉट एन OIDR सर्विसेज। अब गाइज इसमें क्या ना, अपने को एग्जेम्पशन, देखो आपको सबसे पहले पूछा है जीएसटी में सप्लाई है कि नहीं, तो सप्लाई तो है, लेकिन फिर एग्जेम्पशन भी तो देखना पड़ता है ना। एग्जेम्पशन में आपको पढ़ाया जाएगा कि जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज होते हैं जो कि पर्सनल पर्पस के लिए लिया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, उसमें जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। तो ये ऑनलाइन सर्विस ही है, पर्सनल पर्पस के लिए लिया गया, ऑल्दो कंसिडरेशन तो इसमें जीएसटी नहीं लगेगा, इसमें एग्जेम्पशन है, यहां पे एग्जेम्पशन होने वाले गाइस, ठीक है ना। नॉर्मली ऑनलाइन सर्विस जो लिया जाता है, आपको रिवर्स चार्ज में पढ़ाया गया है सेक्शन 5(3) ऑफ आईजीएसटी एक्ट में कि OIDR सर्विसेज टू एनी पर्सन अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, अगर उनको दिया जा रहा है तो उनके ऊपर रिवर्स चार्ज लग जाएगा, उनके ऊपर रिवर्स चार्ज लग जाएगा। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है जब आप OIDR सर्विसेज इंडिया में इंपोर्ट करते हो, लेकिन इस केस में एग्जेम्पशन आपको मिलेगा क्योंकि आप पर्सनल पर्पस के लिए OIDR सर्विसेज ले रहे हो, और यहां पर आप जो OIDR सर्विस ले रहे हो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, डिटेल में अपने एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ये अपने ऑलरेडी देख चुके हैं गाइस, एमटीपी दिसंबर 19 में रिपीटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये देखो, ये भी कॉम्पोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई का क्वेश्चन है एमटीपी दिसंबर 19 में। शैल लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, सर सेम रिपीट हो रहा है, 500 रुपया पैकेज, 10,000 रुपया, समझ में आ रहा है ये क्या, एक तरह का मिक्स सप्लाई, ठीक है। अब देखो, एक रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चर्ड फूड प्रोडक्ट्स एक दूसरे पर्सन को 1,000 रुपए में सप्लाई कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, पैकिंग चार्ज आर रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय सप्लायर बट आर एक्चुअली पेड बाय द रेसिपिएंट। आपको बताना है, बताओ क्या ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और पैकिंग चार्ज वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा? सर अगर आपको वैल्यू सप्लाई याद है तो सेक्शन 15(2) में स्पेसिफिक इंक्लूजन्स था कि जो भी चार्जेस आप चार्ज करो रेसिपिएंट से, जो कि उसको सप्लाई से पहले सप्लाई करने के लिए चार्ज किया, जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आप अपने क्लाइंट से रिकवर कर रहे हो, रेसिपिएंट से रिकवर कर रहे हो, पैकिंग चार्ज भी आप क्या बोलते हैं, एक्चुअली देखिए दे आर रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द सप्लायर बट आर एक्चुअली पेड बाय द रेसिपिएंट। तो अगर कोई चार्जेस जो लायबिलिटी थी किसकी, सप्लायर की, और अगर वो एक्चुअली रेसिपिएंट पे किया है, तो डेफिनेटली सर वैल्यू ऑफ सप्लाई में तो अपने को उसको ऐड करना ही पड़ेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में तो अपने को उसको ऐड कर, बिकॉज अपने उसे चार्ज किया तो आपका सप्लाई का वैल्यू बढ़ जाने वाला है, ठीक है ना। एमटीपी डिसेबल है बिकॉज पैकिंग चार्ज और ये नॉर्मल चार्जेस है, ये आपको वैल्यू सप्लाई में ऐड करना पड़ता है। डिस्कस वेदर द फॉलोइंग आर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और नॉट, एमटीपी दिसंबर 19 अगेन। रेंटिंग ऑफ, देखिए अगेन ये सब कुछ गाइस एग्जेम्पशन से भी कनेक्टेड है, एग्जेम्पशन से भी कनेक्टेड है। रेंटिंग ऑफ वेकेंट लैंड टू अ स्टड फार्म, रेंटिंग ऑफ वेकेंट लैंड टू अ स्टड फार्म, तो डेफिनेटली ये सप्लाई आपसे पूछा है, सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस, आपसे कोई एग्जेम्पशन पूछा नहीं, आपसे खाली पूछा है ये इसमें जीएसटी की ये सप्लाई माना जाएगा कि सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो रेंटिंग ऑफ वेकेंट लैंड टू अ स्टड फॉर्म सप्लाई ऑफ सर्विस बिल्कुल माना जाएगा। सेल ऑफ ऑफिस कंप्यूटर, ऑफिस का कंप्यूटर बेच रहे थे वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। एक कंपनी ने कार प्रोवाइड किया अपने डायरेक्टर को फॉर इस पर्सनल यूज, कुछ याद आ रहा है, और उसमें फीस चार्ज किया, तो एक तरह का परक्विजिट है, तो ये भी प्रोवाइड किया जाएगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है, चेंज इन यूज। एक डायरेक्टर ने कंप्यूटर घर ले गया फॉर इस प्राइवेट यूज, द कंप्यूटर इज द कंपनीज बिजनेस एसेट, द कंप्यूटर इज द कंपनीज बिजनेस एसेट, तो ये भी क्या होगा, चेंज इन यूज सर्विस है। सैलरी पेड टू पार्टनर्स बाय अ पार्टनरशिप फर्म, बड़ा अच्छा सवाल है, सैलरी पेड टू पार्टनर बाई पार्टनरशिप फर्म। तो सर जो रेम्यूनरेशन पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म देती है, तो मुझे बताइए ये तो एक तरीके का पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, ये कोई खर्चा नहीं है, कोई सर्विस नहीं है इस केस में, तो ये सप्लाई नहीं होगा। पार्टनर सैलरी पे जीएसटी नहीं लगेगा। रेस्टोरेंट केटरिंग तो आपको ऑलरेडी पता गया, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस। एमटीपी दिसंबर 19 अगेन सेलियंट फीचर्स ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई रिपीट हो रहा है। देखिए दिसंबर 19 में क्या सवाल आया, क्या क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल आया दिसंबर 19 में, बड़ा अच्छा सवाल आया था, चलो एक बार देखते हैं। राजा राजा चोला सेल्स एक एसी डीलर है तमिलनाडु का, जिसको 4 एसी चाहिए फॉर इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन गंगाईकोंडाई चोलापुरम एन्क्लेव। ये सब नेम इग्नोर करो, नॉर्मल नेम समझो। एक एसी डीलर है, तमिलनाडु में रहने वाला है, 4 एसी चाहिए उसको अपना घर के लिए, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए, घर एसी डीलर है लेकिन उसको 4 एसी अपने घर के लिए चाहिए। वो खुद एसी में डील करता है बट उसको 4 एसी अपने घर के लिए चाहिए। देयरफॉर वो क्या करता है, 4 एसी को
जिसमें उसने आईटीसी ऑलरेडी अवेल कर लिया है, अपने स्टॉक में से इस पर्पस के लिए वो ट्रांसफर कर लेता है, मतलब अपना क्लोजिंग स्टॉक जो उसका खुद का बिजनेस एसेट है वो उसको ट्रांसफर कर लेता है अपने घर पे फॉर द सेट पर्पस. Examine whether the said activity amounts to supply under section 7 of CGST Act. सर विदाउट एनी कंसिडरेशन है, विदाउट एनी कंसिडरेशन है, वो खुद एक एसी डीलर है. अगर याद है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट जहां पे आईटीसी अवेल हो चुका है तो शेड्यूल 1 के हिसाब से आप उसको डीम टू बी क्या मान लेते हो, सप्लाई मान लेते हो. आप उसको डीम टू बी क्या मान लेते हो, सप्लाई मान लेते हो. तो इन दिस केस परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है इनपुट एक्सेस, तो सब सेड एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड सप्लाई इवन इफ इट इज विदाउट एनी कंसिडरेशन. इवन इफ इट इज विदाउट एनी कंसिडरेशन तो ये सप्लाई मान लिया जाएगा क्योंकि परमानेंट ट्रांसफर बिजनेस एसेट शेड्यूल 1 में गिर जाएगा. फर्दर आपको बोला है कि थंजावुर रेसिडेंट एक है विक्रम पांड्या, वो राजा राजा चोला सेल्स को अप्रोच करता है, इसी पर्सन को जो एसी डीलर है. ही सोल्ड एन एसी टू राजा राजा चोला सेल्स, मतलब एक दूसरा आदमी ने एसी डीलर को एसी बेच दिया 5,000 रुपए में. अरे मतलब एक एक्सटर्नल पर्सन ने एसी डीलर को एसी बेच दिया 5,000 रुपए में. तो विक्रम पांड्या ने ये एसी खरीदा था 6 महीना पहले अपने घर के लिए. होता है ना कि आप घर छोड़ के जा रहे हो या घर में आपको जो एसी चाहिए वो आपको रेलिवेंट नहीं है, आप दे दिए, एक एसी डीलर को बेच दिया, भाई तुमको काम आएगा ले लेना. तो क्या ये मेरा बिजनेस है? क्या ये एक्टिविटी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? सर ये बिजनेस नहीं है. आप सोचो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि विक्रम पांड्या जो सप्लाई किया है क्या वो बिजनेस है क्या, मुझे बताइए. नहीं सर ये बिजनेस नहीं है क्योंकि ये अपने घर के लिए खरीदा था, अब ये इसको ऐसे ही सप्लाई कर दिया राजा राजा चोला सेल्स को. तो डज सेल बाय एयर कंडीशनर बाय विक्रम पांड्या टू राजा राजा चोला सेल्स अमाउंट्स टू सप्लाई? द आंसर इज नो. आंसर इज नो क्योंकि इट इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. ओवरऑल आंसर यही है. एमटीपी जून 20, वेरी गुड क्वेश्चन. एमटीपी जून 20, देखिए एमटीपी जून और दिसंबर 20 का ना इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर को मर्ज कर दिया था. जैसे जून 20 का एग्जाम दिसंबर 20 में मर्ज हुआ वैसे ही एमटीपीज को भी मर्ज कर दिया. तो जहां जून 20 है ना वहां सोचना जून एंड दिसंबर दोनों के लिए सेम ही बात किया जा रहा है. ठीक है ना. ओके. वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन कैन बी ट्रीटेड एज सप्लाई, कैन बी ट्रीटेड एज सर्विस, आपको बताना है, आपको रीजन बताना है क्या ये सर्विस हो सकता है क्या. सेल ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड रेडी टू ऑक्यूपाई फ्लैट्स, यानी सर कंस्ट्रक्ट हो चुका है, ऑक्यूपाई करना बाकी है, फॉर 1.5 करोड़ पर फ्लैट आप बेच रहे हो, एक रेडी टू ऑक्यूपाई फ्लैट है, इंक्लूडिंग अनडिवाइडेड शेयर आफ्टर इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट. सर क्योंकि पूरा का पूरा कंसिडरेशन आपको कंप्लीशन के बाद मिल रहा है, रेडी टू फ्लैट आप बेच रहे हो तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा सर, क्योंकि शेड्यूल 3 में इसको कवर किया है और शेड्यूल 3 बोलता है कि इट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई. सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स बाय डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सेल ऑफ लॉटरी से लॉटरी टिकट्स जीएसटी में गुड्स माना गया है. ठीक है ना, इट्स नॉट अ सर्विस. सर अगर डिस्ट्रीब्यूटर गवर्नमेंट को दे रहा है तो ये गुड्स है, सर्विस नहीं है. आपको पूछा क्या सर्विस माना जाएगा क्या. मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और जॉब वर्क बेसिस. जॉब वर्क मतलब मैंने अपना गुड्स किसी को दिया ताकि वो अपना सर्विस उस गुड्स पे दे और मुझे रिटर्न करे. तो सर ये जो सर्विस देना हुआ ना, जॉब वर्क मतलब सर्विस, ये जो जॉब वर्क जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का एक्टिविटी कर रहा बनाने का, वो एक्टिविटी कर रहा बनाने का, वो अल्कोहलिक लिकर नहीं बेच रहा है, वो अल्कोहलिक लिकर को बनाने का काम कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो सर्विस, उस पर जीएसटी लगेगा. तो अल्कोहलिक लिकर सोच के मत सोचना सर इसमें जीएसटी नहीं है, अल्कोहलिक लिकर बेचना जीएसटी नहीं है. अब जैसे जो अल्कोहलिक लिकर बनवा रहा है जॉब वर्कर से, वो अगर बेचता है अलग से, दैट्स नॉट जीएसटी. सेल ऑफ मोबाइल सिम कार्ड्स इन बल्क बाय डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ मोबाइल टेलीफोन ऑपरेटर. ऑब्वियसली अगर सिम कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो गुड्स ही है, उस पर जीएसटी गुड्स के हिसाब से लगेगा. ठीक है. बेसिकली सेल ऑफ मोबाइल सिम कार्ड्स, अच्छा सिम कार्ड्स है, अच्छा सिम कार्ड्स है तो गाइस ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विस आ जाएगा. बेग योर पार्डन, ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विस आ जाएगा. जो मोबाइल सिम कार्ड्स है ये डेफिनेटली क्या आ जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस. ये गुड्स नहीं है, दे आर डेफिनेटली पार्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस. ट्रांसफर ऑफ अनसिक्योर्ड लोन फॉर कंसिडरेशन, ट्रांसफर ऑफ अनसिक्योर्ड लोन फॉर कंसिडरेशन. गाइस अनसिक्योर्ड लोन क्या है सर, बेसिकली क्लेम टू डेट which is nothing but an actionable claim. तो actionable claim अगर आपको याद है शेड्यूल 3 में आपको पढ़ाया गया था, it is not covered in GST. All actionable claims other than lottery, betting, gambling, ये तीनों को छोड़ के सब कुछ में GST
एक्शनेबल क्लेम में नहीं है, मतलब लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग में बाकी में नहीं है। तो एक्शनेबल क्लेम है, ये गुड्स का पार्ट होगा, बट ये जीएसटी के एम्बिट से बाहर है, क्योंकि गुड्स के डेफिनेशन में अपने पढ़े थे एक्शनेबल क्लेम आता है, ये जीएसटी के एम्बिट से बाहर है। ठीक है सर, आरटीपी कब कवर होगी? पार्टनरशिप अपने पार्टनर को जो भी सैलरी दे रहा है दैट इज नॉट अ सप्लाई, इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, दैट्स नॉट कवर्ड इन जीएसटी। आरटीपी ऑलरेडी कवर होना चालू हो गया है। आरटीपी May 21 सीए इंटर का रिलीज हो चुका है। मैं अपने चैनल में रेगुलरली एटलीस्ट हर एक सम के ऊपर वीडियो बनाकर डाल रहा हूं। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नहीं किए हैं, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, और उसके लिए आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा और वो क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, जो मैंने अपने निकुंज गोयनका टैक्स मेंटर वाले वीडियो चैनल में डाला है। वो अपना एक्सक्लूसिवली टैक्स चैनल है। जो जनरल अपने क्लासेस लाइव लेते हो अपने एसडीसी इंस्टीट्यूट के चैनल में चलता है। अगर आपको एक्सक्लूसिवली अगर टैक्स वीडियोस देखना है तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड सी इन आवर निकुंज गोयनका टैक्स मेंटर चैनल। सेल ऑफ लैंड, सर सेल ऑफ लैंड सर्विस नहीं है, ये तो पूरा का पूरा सप्लाई के कवर डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। ठीक है, तो विद दिस वी फिनिश आवर क्या बोलते हैं क्वेश्चंस विच हैज कम इन फ्रॉम सप्लाई चैप्टर। लेकिन गाइस आप मायूस मत हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत है। अभी तो हम खाली सब्जेक्टिव कवर करा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव जब मैं 3-4 चैप्टर करा लूंगा ना, जैसे नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो होने वाला है थोड़ा लाइटर टॉपिक, कॉम्पोजिशन स्कीम। तो जब मैं कॉम्पोजिशन स्कीम कराऊंगा ना विच विल बी टुमारो, तो कल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पूरा का पूरा जो भी मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो मिक्स्ड में आता है। एमटीपी जब ऐसे कैसे रिलीज होता है तो मिक्स में होता है, तो उसको चैप्टर वाइज ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तो चैप्टर वाइज हम ब्रेक कर दिए, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है, जो एमसीक्यूज है, मैच द फॉलोइंग, उसको तो चैप्टर वाइज ब्रेक नहीं कर सकते ना। तो जब आपका रीजनेबल अमाउंट ऑफ पोर्शन खत्म हो जाएगा तब जाके अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी जंप करेंगे, जो इसी बुक का पार्ट 2 है। ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। एग्जैक्टली 1 आवर हो गया है, 1 आवर अपने कंप्लीट कर लिए एग्जैक्टली चैप्टर। अगले क्लास में अपने कॉम्पोजिशन स्कीम विच इज टुमारो 9:30 PM शार्प आपको यूट्यूब लाइव में आना है। अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करो अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि सेशन में आपको डेफिनेटली फायदा हो रहा है, आपका पूरा कॉन्सेंट पूरा का पूरा प्रैक्टिस हो रहा है आपका सारे क्वेश्चंस का, तो डेफिनेटली आई थिंक यू शुड अटेंड दीज सेशंस। ठीक है, मैं अपने रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग अभी मेरे से जीएसटी पढ़ रहे हैं, आप लोग भी प्लीज ये सारे सेशंस अटेंड करिए। ये सेशंस आप लोग को बहुत काम आने वाला सेशन है। ठीक है ना, जितना भी चैप्टर आए अपने खत्म कर लिए रेगुलर क्लासेस में, कम से कम उतना का चैप्टर का तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, डेफिनेटली आपको करना चाहिए। ठीक है ना। दीपंकरनाथ पांडे जी, इस पे बहुत बड़ा डाउट है, तो इंस्टीट्यूट दोनों व्यू लेके चलता है कि 50,000 से एक्सेस होगा तो एक्सेस अमाउंट पे आप टैक्स करोगे, या तो 50,000 से एक्सेस होगा तो पूरा अमाउंट पे टैक्स करेंगे। नोट लिख के आ जाना, दोनों व्यू एक्सेप्टेबल है। बट मेरे हिसाब से अगर आपका 50,000 से ज्यादा है तो फुल अमाउंट टैक्सेबल होना चाहिए। ठीक है ना, फुल अमाउंट पे आपको जीएसटी लगेगा। गुड क्वेश्चन। ये सीए इंटर के लिए भी है? हाँ सर, हाँ ये सीए इंटर के लिए भी है, क्यों नहीं है? सीए इंटर सीएम इंटर दोनों तो सेम है गाइस, डीजे भी दोनों का ही सेम है ऑलमोस्ट। सेम ऑलमोस्ट मतलब सीए इंटर का डीजे भी अलग है, जो बहुत सुन हम बहुत जल्दी लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तो ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। लव्ड टेकिंग क्लास फॉर यू एंड आई होप आपको ये क्लासेस बढ़िया लगा होगा। अगर ये बुक आपको चाहिए तो अभी भी आपके पास टाइम है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दिव्य जड़ी बूटी बुक का। सीएमए इंटर का भी हम रिलीज कर दिए हैं, सीए इंटर का भी बहुत जल्दी हम रिलीज करने वाले हैं, तो डीजेबी बुक आप वहां से पूरा का पूरा परचेज कर सकते हो। सॉफ्ट कॉपी मोड में भी है और हार्ड कॉपी मोड में भी है, और सीए इंटर का बहुत जल्द हम बुक लेकर आएंगे, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप यू लाइक दी क्लास गाइस। कैसा लगा बताओ चैट बॉक्स में कमेंट करके, एंड देन आई विल साइन ऑफ फ्रॉम टुडे। वेरी थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। फिर मिलेंगे कल रात को 9:30 बजे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और ये हाँ, मैं अपने निकुंज गोयनका टैक्स मेंटर चैनल में भी इसको प्रीमियर कर दूंगा, वहां पे भी आप देख सकते हो अगर ये सेशन आप मिस कर दिए तो। ठीक है, ओके। दिलीप सिंह राठौर का एक डीटी का क्वेश्चन है, माइनर चाइल्ड का 1500 एग्जामिशन रिमूव हो गया। गलत, आपको कौन बोला भैया? 1032 में माइनर चाइल्ड का एग्जामिशन रिमूव नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ न्यू रेट ऑफ टैक्स में जा रहा है तो उसे 1032 नहीं मिलेगा।
बट अगर वो ओल्ड रेट ऑफ टैक्स में रहेगा तो 1032 मिलेगा। तो माइनर चाइल्ड का एग्जिम्पशन रिमूव नहीं हो, ऐसा मत बोलो। अगर वो न्यू रेट ऑफ टैक्स में जा रहा है तो तब जाके सेक्शन 1115 बीएससी अगर वो ऑप्ट करे तब उसको न्यू रेट के हिसाब से उसको एग्जिम्पशन फॉरगो करना पड़ेगा। समझ गए आप? तो सही सही थॉट ये है, जो आप थॉट बोल रहे हो गलत है। न्यू रेट ऑफ टैक्स आप जो बोले वो न्यू रेट ऑफ टैक्स में होगा, ओल्ड रेट में नहीं होगा। अगर वो ओल्ड रेट में जाते तो उसको एग्जिम्पशन मिलेगा। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। फिर मिलते हैं रेगुलरली, ठीक है? यस, न्यू रेट के हिसाब से। यस, तो जो भी क्लबिंग होगा विदाउट एनी एग्जिम्पशन होगा। करेक्ट, आप सही बोल रहे हो। जो भी क्लबिंग होगा विदाउट एनी एग्जिम्पशन है और टू दैट एक्सटेंट टोटलिंग कम बढ़ जाएगा, न्यू रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा। थैंक यू सो मच आदर्श, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। सबको थैंक यू सो मच। सी यू वेरी सून, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय।